और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ वकील विवेक तनखा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मसला ये है ना दोस्तों कि जिस तरह से आम चुनाव की घोषणा और लगातार अब प्रचार जो है शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच इनकम टैक्स की जो नोटिस विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को जो मिली, उसके बाद जो है राजनीति सियासत तेज हो गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विवेक तनखा साहब हैं, जो कि है इन्होंने बड़े तरीके से अपने मुद्दे को रखा था। आखिरकार तनखा साहब, किस तरह से इसको आप देखते हैं, इनकम टैक्स के नोटिस को? देखिए, ये बीजेपी की वेंडेटा पॉलिटिक्स का एक पार्ट था। वेंडेटा पॉलिटिक्स में एक, जैसे कांग्रेस ने जैसे ठीक कहा, ये टैक्स टेररिज्म का एक हिस्सा था। इतना डरा दो पार्टी को और इतना खोखला कर दो पार्टी को कि चुनाव ना लड़ पाए। शुरू से मोदी जी और बीजेपी कहते थे हमको तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। अब कांग्रेस मुक्त भारत मतलब कांग्रेस मुक्त प्रजातंत्र, और कांग्रेस मुक्त प्रजातंत्र मतलब इस प्रजातंत्र में खाली एक ही पार्टी रहेगी, वो बीजेपी। हमको ऐसा प्रजातंत्र तो गणतंत्र मंजूर नहीं है। इसलिए निराशा भी थी, हताशा भी थी, मगर हम डरे नहीं। हम लड़ते भी गए और बोलते भी गए। आप लगातार मुद्दा उठाते रहे। हम 20-25 दिन, 1.5 महीने से लड़ते भी गए और बोलते भी गए। हमको पता है सिस्टम्स इस वक्त हमारे साथ बहुत कारणों से नहीं चलते हैं, मगर सिस्टम सुनता तो है, पब्लिक सुनती तो है, और जब आप बोलते रहते हो और वो बात में सत्यता होती है तो कहीं ना कहीं उसकी एक्सेप्टेंस होती है। इसीलिए जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी हमने एक आईए मूव की थी, और भी अब पिटिशन हम लोग मूव कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र। तो सुप्रीम कोर्ट में जब हमारी आईए कल पहुंची, और ये आईए की 3rd अटेम्प्ट था, ऐसा नहीं पहला, और ये 2016 की पिटिशन थी जिसमें हमने ये आईए मूव की थी। पुराना केस था मगर संबंधित था, कनेक्टेड था। और रामलीला ग्राउंड में जो एक दिन पहले जो आवाज उठी पूरे देश में कि आप या तो टैक्स और पैसे के अभाव में पार्टी को खत्म करना चाहते हो, मुख्यमंत्रियों को जेल में बंद करके चुनाव जीतना चाहते हो, डरा धमका के आप जीतना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि इसका पब्लिक में असर बीजेपी को दिखने लगा। एंड दैट इज वाई कल की पोल प्रोसीडिंग्स में शासन का जो कल तक हमसे पूरी जंग की तरह लड़ा करते थे, कल उनका एक कंसेशनल मूड आ गया कि उनको पता था कि अब इलेक्शन का बिल्कुल बच चुका है। कोर्ट आगे पीछे प्रजातंत्र की रक्षा में कांग्रेस को लेवल प्लेइंग फील्ड देगी। इस रियलाइजेशन को देखते हुए उन्होंने अपनी मैग्नानिमिटी दिखाने की कोशिश की। पब्लिक समझती है कि अगर आप इतने ही मैग्नानिमस थे तो 1.5 महीने से लड़ क्यों रहे थे? 3,500 करोड़ का आपने टैक्स का डिमांड निकाला क्यों? 135 करोड़ की टैक्स आपने जबरदस्ती वसूली क्यों? और ये सब चुनाव के कुछ दिन पहले। अच्छा विवेक साहब, विपक्ष टैक्स टेरर की बात कर रहा है जिसका आपने जिक्र किया। क्या इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के जरिए विपक्षी दलों और नेताओं को डराने की कोशिश हो रही? दिखता ही है। आप सोचो कि आपके खाते सीज हो जाते हैं, आपका आप 1.5 महीने से 2 महीने से कांग्रेस चेक इशू नहीं कर सकती थी। इतना बड़ा कैंपेन स्टार्ट हो चुका है, नेशनल कैंपेन। हमको मीडिया को एडवर्टाइजमेंट्स देने हैं, हमको अपने लोगों को पूरे इंडिया में एक फैलाना है, अपने ऑब्जर्वर्स को, अपने पार्टीमैन को। उनको प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी सामग्री जाती है। कैंडिडेट्स के सपोर्ट करने के लिए पार्टी सपोर्ट करती है पैसे से। आरटीजीएस किया जाता है, वो पैसा कुछ भी तो हम कर नहीं पा रहे थे, सब कुछ बंद था। तो पब्लिक के लिए भी एक विचारणीय प्रश्न बन गया, क्या हम ऐसा प्रजातंत्र चाहते हैं जिसमें हर कुछ एक पार्टी के लिए है और दूसरी पार्टी के लिए कोई जगह ही नहीं है?
और जबकि उस पार्टी का वोट शेयर क्या है? मैक्सिमम 35%, 40%, 60% तो दूसरे लोग हैं। तो क्या 60% का आप मुंह बंद करना चाहते हो? हरगिज पॉसिबल नहीं है। तनखा साहब, चुनाव के दौरान सभी दलों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, ये लोकतंत्र और संविधान की भावना रही है। ऐसे में जांच एजेंसियों की मौजूदा कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं, और क्या ये जांच एजेंसियां इस तरह के एक्शन से चुनाव जो है प्रभावित होगा? डेफिनेटली अगर आप मुख्यमंत्रियों को, जिस प्रकार से आपने मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी को, हेमंत सोरेन जी को, उसके पहले आपने संजय सिंह को जिस प्रकार से जेल में रखा है, मनीष को रखा है, ये क्या दर्शाता है? आपने एक ऐसा कानून बनाया है पीएमएलए जिसका हेड और पांव उल्टा कर दिया आपने। पूरा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस आपने चेंज कर दिया है। मतलब अब आदमी को बताना पड़ता कि मैं गिल्टी नहीं हूं। राकेश जी आके बोल जाएंगे कि मैंने तनखा जी को 100 करोड़ रुपए दिए। अब तनखा जी जब तक ये सिद्ध नहीं करेंगे, मनी ट्रेल कुछ नहीं है, सब ओरल है, बातचीत की बातें हैं, और मनी ट्रेल कुछ नहीं है। और तनखा जी जब तक ये सिद्ध नहीं करेंगे कि राकेश जी झूठे, तब तक तनखा जी जेल में रहेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा कानून बहुत दिन तक चल पाएगा। लेकिन आपको याद होगा हम्म जब टाडा जैसे कानून में लोगों को दिक्कत हुई थी तो पूरे देश में आवाज उठी थी, और बाद में टाडा वगैरह खत्म किया गया। तो जब भी इस प्रकार के कानून बनते हैं उसका विरोध होता है, क्योंकि ये लोगों को दबाने के लिए बनाया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो कहा कि ईडी को तो मैंने नहीं बनाया था, पीएमएलए तो हमारे समय तो नहीं हुआ था। तो ये अब सवाल, अगर भ्रष्टाचार पर नकेल कसा जा रहा है तो इसको लेकर इतना चिल्पों क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कानून निश्चित रूप से शायद नहीं बनाया हो, क्योंकि ये कानून ड्राफ्ट और पास हुआ था वाजपेयी जी के जमाने में, बीजेपी ही थी। नोटिफाई हुआ था जब कांग्रेस आ चुकी थी, क्योंकि तब तक वो पार्लियामेंट से पास हो चुका था। बट प्रॉब्लम कानून बनाने से नहीं है, प्रॉब्लम होती है कानून के मिसयूज से। अगर आप कानून का मिसयूज करते हो और एजेंसीज का मिसयूज करते हो, जो कभी इस स्तर पे कभी नहीं हुआ पहले, वो प्रॉब्लम है देश की। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की शिकायत पर गौर किया है, अब चुनाव आयोग को दखल देना चाहिए, आपको क्या लगता है? चुनाव आयोग का कार्य है निष्पक्ष चुनाव कराना, क्योंकि चुनाव आयोग इस कार्य में, मैं कह रहा हूं, सफल नहीं हो पा रहा है या सफल है एट द मोमेंट, इसलिए कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। ये चीजें चुनाव आयोग के लेवल पे ही रुक जानी चाहिए थी। मुझे आज भी याद है, चुनाव आयोग ने एडवाइजरी निकाली थी जब मध्य प्रदेश में 2019 में कमलनाथ जी की जब सरकार थी, और तब उन्होंने तमाम सर्च ऑपरेशंस किए थे भोपाल में और इंदौर में। उस वक्त चुनाव आयोग ने एडवाइजरी निकाली थी कि हमसे बिना पूछे आपको कुछ नहीं करना चाहिए। क्या ये चुनाव आयोग से पूछ के कर रहे हैं? ये चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम। उनसे परमिशन लेके कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्रियों को पकड़ रहे हो, जेल में रख रहे हो, चुनाव आयोग का भी इसमें कहीं ना कहीं इंटरवेंशन होना चाहिए। लेकिन विवेक तनखा साहब, आप बड़ा बयान दे रहे हैं। अगर आप चुनाव आयोग की भूमिका पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सवाल है जो आप खड़ा कर रहे हैं, बुराई क्या है? हम एक प्रजातांत्रिक भारत के नागरिक हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमारा चुनाव आयोग एक स्वतंत्र आयोग होना चाहिए, होगा और होना चाहिए। और जो हमारे चुनाव में जो आयोग के लोग मेंबरान बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है इस प्रजातंत्र को बचाना और निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। बट सरकार कराने तो दे। प्रॉब्लम है कि सरकार की जो इन्फ्लुएंस इतना ओवर आर्चिंग है कि उसके सामने हम लोगों को फीलिंग होती है कि चुनाव आयोग का जो से है कम हो जाता है। तो तनखा साहब, चुने गए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी से क्या चुनावी प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है? क्या किसी दल के मुखिया और सूबे के मुखिया गिरफ्तारी को लेकर नए गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है? जरूर। आप क्या सोचते हो कि किसी पार्टी के प्रेसिडेंट को या किसी पार्टी के फाउंडर को आप जेल भेज दोगे तो उस पार्टी पर असर नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? मगर वो तो विपरीत असर भी पड़ेगा। बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक भी देख रही है। प्रजातंत्र, देखिए, इमरजेंसी में मैं तो कांग्रेस से हूं, बट इमरजेंसी के विरुद्ध आपको पता है पहला फैसला किसने दिया था?
देश में। मेरे पिताजी जस्टिस R.K. तनखा और A.P. सेन ने शिवकांत शुक्ला वर्सेस ADM जबलपुर, मैं उस परिवार का हूं। हम लोग संविधान और सिविल लिबर्टीज के गार्जियन हैं, हम उससे कभी नहीं हटेंगे। पार्टीज आएंगी और जाएंगी, सत्ता आएगी और जाएगी, मगर देश का संविधान सर्वोपरि है और देश का संविधान नागरिकों को बचाने के लिए है, एक प्रजातंत्र को खड़े रखने के लिए है। तो क्या आप इनकम टैक्स की नोटिस जो इनकम टैक्स विभाग ने जो सक्रियता दिखाई, क्या आपको लगता है कि ये पूरी तौर पर सोची समझी रणनीति के तहत? 100% है, क्यों नहीं है भाई? आपको पता है इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में आप कभी किसी दिन चले जाइए। लेकिन तनखा साहब, ये तो सवाल खड़ा होता है ना, अगर नोटिस है अगर जिस तरह से मामला अगर गंभीर है, तो ऐसे में उनसे क्या आपको नहीं लगता है कि नोटिस दिया जाना चाहिए? नहीं, नोटिस में बुराई थोड़ी है। मैं तो कई दफे ये कहता हूं कि जो लोगों को निर्णय लेना है, वो निर्णय अगर वो निष्पक्षता से नहीं ले पाते हैं, और आपने एक एटमॉस्फेयर ऐसा बना दिया है कि निष्पक्ष भाव से चीजें नहीं हो पाती हैं, तो उससे प्रजातंत्र तो खतरे में पड़ेगा। आप इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में कोई केस लेके चले जाइए, वो क्या कहते हैं, 20% जमा करो, हम आपकी अपील सुन लेंगे। जो लोग मना करते हैं उनको भी कहते हैं नहीं, आप अपने पास फैसले हैं इसके जो मैंने उनको दिखाए थे, 20% जमा करो, हम आपको सुन लेंगे। हम 20% जमा करने को तैयार थे, पर वो कहते नहीं, हम आपको उस लायक नहीं समझते हैं कि आपको हम आपको स्टे दें, आपको पूरा, वाइल हमारे पास आपकी अपील पेंडिंग है, जो अपील मेरे ओपिनियन में बहुत महत्वपूर्ण भी है और उसमें बहुत अच्छे मूल आंसर्स भी हमने दिए हुए हैं। वो अपील जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो 24 जुलाई को सुनेगी, उसी अपील के बारे में ये बात कर रहे हैं, उसी तरह की अपील की बात कर रहे हैं। उनका कहना था आप स्टे लायक नहीं हो, आप तो पूरे 135 करोड़ रुपए जमा करो। क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस दूसरी एसएससी जैसी नहीं है इंडिया में? जैसे आप दूसरे एसएससी को 20% जमा करा के उनका केस सुनते हो, क्योंकि आपने केस डिसाइड तो किया ही नहीं है। क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस को आपको वैसा ही बर्ताव नहीं करना चाहिए था? और मैंने तो कहा था उनके सामने, फेस्टिवल इलेक्शन इज अ फेस्टिवल ऑफ इंडिया। आप क्या हमारे इलेक्शन रोकना चाहते हो? मैंने इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल को बोला था ये बात मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी दोहराई थी कि इलेक्शंस आर फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और अल्टीमेटली क्या हुआ, मेरी बात सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने मानी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इलेक्शन इज अ फेस्टिवल ऑफ इंडिया, हम 24 जुलाई तक इन डिमांड्स पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जबकि इस बीच में डिमांड्स और बढ़ चुकी थी, अभी तो 35,000 करोड़ के ऊपर, 3500 करोड़ 3500 करोड़ के ऊपर चली गई थी। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के सामने ये स्टेटमेंट उनको देना पड़ा और बात को एक पूर्ण विराम लगाना पड़ा, नहीं तो ये फेस्टिवल ऑफ इंडिया खत्म हो जाता। आप इट इज लाइक आप दीपावली बनाना चाहते हो और कह दो 60% लोगों के लिए दीपावली नहीं है, खाली हमारे 40% लोगों के लिए दीपावली है। तो इलेक्शन 100% लोगों के लिए है, खाली बीजेपी वर्कर्स या सपोर्टर्स के लिए थोड़ी है, सबके लिए है। पूरे 140 करोड़ जनता के लिए ये इलेक्शन है। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तनखा साहब, क्या आपको लगता है कि 24 जुलाई तो मिल गया है, लेकिन 24 जुलाई के बाद भी क्या आपको लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय से आपको हम लोगों को ऐसी फीलिंग है, भाई आज कोर्ट क्या जजमेंट देगा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमको ऐसी फीलिंग है जो हम तर्क रख रहे हैं वो तर्क में बहुत मजबूती है। उस तर्क को मानना एक प्रकार से लीगल अनिवार्यता होगी कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जामिशन देते हो तो क्या छोटी छोटी बातों को एग्जामिशन खत्म कर दोगे कि 10 दिन लेट आपने रिटर्न फाइल किया, कि 200 करोड़ का जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न था उसमें से 14 लाख आपने एक साल में एक दफे गलती से आपने विथ फुल डिक्लेरेशन, आधार कार्ड फुल अपने एमपी एमएलए से कंट्रीब्यूशन ले लिया और उसके लिए आप 200 करोड़ पे टैक्स लगा दोगे, पेनल्टी लगा दोगे, इंटरेस्ट लगा दोगे। प्रोपोर्शनैलिटी भी तो कुछ होती है। क्या आप छोटी सी चोरी के लिए किसी को फांसी देते हो? भाई ऑफेंस और पेनल्टी का कोई कोरिलेशन नहीं होता लाइफ में। यहां पर ऑफेंस और पेनल्टी का कोरिलेशन खत्म हो गया था। एक
आखिरी प्रश्न जो कि उससे अलग है, जो कचातीयू द्वीप है उसको लेकर पीएम ने बड़ा हमला बोला। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया? मेरे को इसकी जानकारी, क्योंकि पीएम साहब तो तमिलनाडु में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी वहां जीत नहीं रही है, तो उनको किसी भी तरह वहां पर ऐसी बातें कह के वोट को अट्रैक्ट करना है। तो मैं पीएम के स्टेटमेंट को बहुत सीरियसली तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेता हूं। मैं ज्यादा सीरियसली लेता हूं फॉरेन मिनिस्टर के उस रिप्लाई को जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया कि ये जो आइलैंड है ये श्रीलंका की टेरिटोरियल टेरिटरी का हिस्सा है। अगर पार्लियामेंट में इसी फॉरेन मिनिस्टर ने, जयशंकर जी ने ऐसा रिप्लाई दिया है तो मैं उस रिप्लाई को ज्यादा सैक्रोसेंट मानूंगा। पीएम के पॉलिटिकल स्टेटमेंट को मैं उतना तवज्जो नहीं दूंगा। आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट मान रहे हैं इसको? है पॉलिटिकल स्टेटमेंट, पॉलिटिक्स ले दिया गया है। पार्लियामेंट का में जो आता है रिप्लाई वो सैक्रोसेंट होता है, उसमें पनिशमेंट होती है। ये स्टेटमेंट की क्या पनिशमेंट होती है? बहुत बहुत धन्यवाद विवेक तनखा साहब। विवेक तनखा साहब ऐसे चेहरे हैं जो कि बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और यदा कहें तो गिने चुने हुए राजनेता हैं जो कि बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से तमाम मसलों पर हमने बातचीत की और तनखा साहब इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।